नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। बात करूँ अपने शहर की तो ये जो महीने हैं ये उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का चुनाव करने के लिए निकलने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्कूल्स तो बहुत सारी हैं, बोर्ड्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनाव करना कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए आपका जो ये डिसीजन मेकिंग है उसको थोड़ा सिंपल करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इसी मुद्दे पर है और हमारे साथ हमारे सबके फेवरेट जो एक्सपर्ट है, बहुत समय के बाद फिर हमसे जुड़ने आए हैं, डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। मैम बहुत समय के बाद आए हैं इसलिए इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि हर बार मैम मुझे कहते हैं छोटा छोटा छोटा, लेकिन नहीं, एक्चुअली मैम की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और मैं गर्व करती हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में अगर इतने अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो हमें उन एक्सपर्ट्स की बात कितनी माननी चाहिए, ये सेशन खत्म होते हैं आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए मैम को। मैम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। मैम कंसिस्टेंटली गुजरात स्टेट के साथ अर्ली चाइल्डहुड इनिशिएटिव्स में काम करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो इग्नू हो या एनसीईआरटी हो, हर लेवल पर मैम बकायदा इतने वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, इतने वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। मैम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएट हैं 2013 से और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स है, जो कोर्सेज है, जो ECCE रिलेटेड हैं, उन सभी में मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसीलिए ये एक्सपर्ट जो हैं इनकी बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपका ये जो डिसीजन मेकिंग है उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाते हैं मैम की टिप्स के साथ। सबसे पहले मैम जुड़ेंगे NEP, जो अभी बहुत चर्चा में है और जब से आई है तब से काफी चर्चा में है। लेकिन एक चीज जो सभी पेरेंट्स को पता है वो है NEP का एज क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई पेरेंट नर्सरी स्पेशली एडमिशन के लिए निकलते हैं तो कहा गया है कि बच्चा जो है वो 3 वर्ष या 3 से ज्यादा वर्षों का होना चाहिए। तो NEP के हिसाब से ये एज कैटेगरी जो डिसाइड की गई है वो क्यों की गई है, क्यों 2.5 वर्ष नहीं, क्यों 2 वर्ष नहीं, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। तो एक बात समझ ले कि NEP जो अपना डिसीजन बेस करती है वो बच्चों के विकास के बारे में जो संशोधन होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, जो फिलॉसफी है अभी तक लोगों ने रिसर्च किया है, उस पे बेस है। तो ये जो जन्म से लेके 8 साल का पीरियड बहुत ही महत्व का है, पर खास करके जैसे NEP में भी मेंशन किया गया है कि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, जन्म से लेके 3 साल तक का बच्चा, उसकी परवरिश ज्यादातर फैमिली में होनी चाहिए। अपने माता पिता, दादा दादी, उनके साथ रह के जो बच्चे की परवरिश हो, वहाँ उसके साथ सही तरह की गतिविधियां हो तो वो बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। जब तक बच्चा 3 साल का हो जाता है तो समझने लगता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, काफी एक्चुअली बोलने लगता है, अपनी जरूरियतें किसी और को बता सकता है, मुझे पानी पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे खाना खाना है, कहीं मुझे लग गया तो और उसके साथ साथ बच्चे का मानसिक, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास ये होता, ऐसा हो गया है कि अभी 3 साल के बच्चे के लिए कि वो बच्चा नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। तो ये सब जानकारी को ध्यान में रखते हुए 3 साल की उम्र डिसाइड की गई है। और अदर वे राउंड देखें तो ये भी कि बच्चा जो 3 साल का बच्चा नर्सरी में एंट्री लेगा, वो जब तक 6 साल का हो जाएगा तब वो जाके पहली कक्षा में जाएगा जी। तो ये भी एक एज क्राइटेरिया समझने लायक है कि बच्चा जब तक 6 साल का हो जाएगा उसमें फाउंडेशन की सब स्किल्स आ जाएगी, वो बच्चा सीख जाएगा, लिखने पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लिखने पढ़ने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीख जाएगा। तो इसीलिए वो 6 साल का बच्चा जाना चाहिए पहली कक्षा में।
तो फिर 3 साल का बच्चा, इसी ये कारण से भी 3 साल का बच्चा नर्सरी में जाना चाहिए। राइट। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि एनईपी जब तैयार हो रहा था तब मैम जो हैं काफी इंपॉर्टेंट ओहदे पे वहां पर उनके साथ, उस टीम के साथ मैम ने काम किया है। स्पेशली अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो वो जो करिकुलम वगैरह जो गाइडलाइंस हैं वो काफी हद तक मैम ने भी उस टीम में काम किया है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट से काम किया है। और जहां उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि वोकैबुलरी, जब हम एक्सप्रेशन जो बच्चे का है, क्योंकि जब हम देखते हैं 2-2.5 साल का बच्चा अभी भी बातचीत इतने खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो एटलीस्ट बच्चा अपनी लाइक्स डिसलाइक्स अगर बताने लगे तो हमें लगता है कि हाँ बच्चा घर से बाहर जाने के लिए अब सेफ है। एटलीस्ट वापस आके हमें बता पाएगा कि उसे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर जो चीजों से एक्साइट की शायद वो भी बता पाएगा, जो नहीं की वो भी बता पाएगा। तो आई थिंक वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैम बता रहे हैं, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि वो अच्छे एक लेवल पर बच्चा पहुंच जाता है और इसीलिए वो स्कूल के लिए तैयार है। उसके साथ साथ मैम ने जितने भी उनके जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उसके ऊपर भी हमें बताया कि वो डोमेन्स भी तैयार होने के लिए, मतलब बच्चा अब तैयार है उसको एक्सप्लोर करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट से नई नई चीजें सीखने के लिए। मैम जुड़ते हैं आपसे ही फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आज जब हम देखते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो एनईपी तो चलिए बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर गुजरात बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड की हमें स्कूल्स मिलती थी और सीबीएसई की स्कूल्स 2 या 3 गिनती हो सके उंगलियों पे इस तरह से थी। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, मतलब इतने सारे बोर्ड्स है, शायद कईयों के बारे में कुछ लेमन लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को पता नहीं है। ऐसे में कौन से बोर्ड का चुनाव करना चाहिए आपके हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। तो मैं ये कहूंगी आरती, जैसे तुमने पहले भी कहा कि पहले बहुत इजी था, मेजॉरिटी पीपल गुजरात बोर्ड से यहाँ गुजरात में थे तो गुजरात बोर्ड में पढ़ के आगे आ गए। अभी जब इतने सारे चॉइसेस मिल रहे हैं तो सोचना ये चाहिए कि एक बोर्ड अच्छा है, एक बोर्ड बुरा है, ऐसी बात नहीं है। पर जो बोर्ड दे रहा है वो क्या आपके पेरेंट के आइडिया से मिलता है? क्या वो पेरेंट ऐसी शिक्षा देना चाहता है? और वो बोर्ड जो भी, और मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल कहूंगी, पर जो बोर्ड से बच्चा तैयार होके जाएगा उसका भविष्य कैसे रहेगा वो भी सोच के करना चाहिए। जैसे पहले बहुत ये मान्यता थी कि जरा हमारा स्टेट बोर्ड थोड़ा इजी करिकुलम देता है, अभ्यासक्रम थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। सेंट्रल बोर्ड में एक्टिविटी के माध्यम से गतिविधियां कराई जाएगी, पढ़ाई की जाएगी, स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट कराई जाएगी। तो अभी ये जो गैप पहले की थी वो गैप है ही नहीं। जो हमारी स्टेट की जो किताबें हैं जो बच्चों के पास जाती है और सेंट्रल बोर्ड की किताबें हैं, लगभग एक लेवल की किताबें हैं, अभ्यासक्रम मिला जुला है, गतिविधियां जो होती है, जो इंग्लिश में हम जिसको पैडागॉजी कहते हैं, तो जो पढ़ाने के तरीके हैं वो भी दोनों बोर्ड में लगभग सेम है। तो एक तरह से जो आप गुजरात में रहते हैं, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी गुजरात से जुड़ा हुआ है, तो गुजरात की किताबों में शायद गुजरात की थोड़ी और बातें भी होंगी, तो थोड़ा लगाव बच्चे का उसके साथ ज्यादा हो सकता है। पर ये जो बाजू में रख दें तो दोनों बोर्ड लगभग अभी एक जैसे हो गए हैं, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले ये भी था कि गुजरात बोर्ड में पढ़ के बच्चा 12th स्टैंडर्ड में से पास हो जाएगा तो सीट्स उसकी ज्यादा होगी, तो अभी वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डोमिसाइल हो, आप रहते हो गुजरात में, आप दिखा सकते हो कि आप इतने साल गुजरात की स्कूल में पढ़े हो, तो आप वही जो बच्चा गुजरात स्टेट से आता है वही ग्रुप में सेंट्रल बोर्ड का भी बच्चा आ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आईसीएसई पहले इन सब में और शायद आज भी थोड़ा डिफिकल्ट बोर्ड माना जाता है। माने जो कंटेंट, जो अभ्यासक्रम में जो बातें करी जाती है, जो
किताबें बनती है, उसमें जो कंटेंट बनता है वो थोड़ा हायर लेवल का होता है। पर इनफैक्ट आईसीएसई पहला बोर्ड था जहां बहुत इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता था। अच्छा। इतना पहले हमारे सीबीएसई, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी समझ है, इतना सीबीएसई और गुजरात बोर्ड में भी नहीं था, पर थोड़ा वैसे डिफिकल्ट हो जाता है। पर अदरवाइज वो भी बहुत ही अच्छा बोर्ड है क्योंकि उनकी पढ़ाने की रीत भी बहुत अच्छी है। पर अगेन रिपीट करूंगी, अभी लगभग हर एक बोर्ड वो पढ़ाने की रीत उनकी सेम हो जा रही है। प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चे के साथ टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन होता है, टीएलएम्स का यानी मटेरियल का यूज होता है पढ़ाने में। तो लगभग आई थिंक कि ये सब बोर्ड्स एक जैसे मुझे लगते हैं जी। बात रही आईबी बोर्ड की, तो ये आईबी बोर्ड माने इंटरनेशनल बोर्ड है। अभी जो आपको पहले से क्लैरिटी है कि आपके बच्चे को आपको बाहर भेजना है, इंडिया के बाहर भेजना है, तो आईबी बोर्ड डेफिनेटली एडवांटेजेस रहता है। क्योंकि वहां सर्टिफिकेशन मिलता है 12th ग्रेड में, वो हर एक आउटसाइड इंडिया की यूनिवर्सिटीज में सेम लेवल पे, एक्सेप्टेबल लेवल पे आता है जी। आपका बच्चा, आप श्योर है कि आप इंडिया में ही पढ़ाने वाले हो, ग्रेजुएट वो इंडिया में होने वाला है, तो मुझे लगता है हर एक बोर्ड के जैसा एक आईबी बोर्ड रहता है। बोर्ड से ज्यादा मैं कहूं तो मुझे लगता है कि और ऐसी चीजें हैं जो हमें एज पेरेंट्स ध्यान में रखने की जरूरत है। और आई थिंक वही मेरा नेक्स्ट सवाल भी है आपसे मैम। बहुत सही तरीके से मैम ने सारे बोर्ड्स के बारे में हमें जो भी डिटेल्स हैं वो उन्होंने दी हैं। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि मेरी सोसाइटी में या क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में 8 बच्चे जो हैं वो आईबी में जा रहे हैं, 8 बच्चे हैं जो सीबीएसई कर रहे हैं, इसलिए मेरा बच्चा भी वहां जाना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है पहले तो क्लैरिटी बोर्ड्स के बारे में होनी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको एज अ पेरेंट, और दूसरी बात अपने बच्चे की कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आई थिंक बच्चे का कैपेबिलिटी किस तरह का है, किस तरह से उसको अच्छा लगता है, 6th ग्रेड तक आपको, मतलब 6 साल तक आपको पता चल जाता है कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है। और एज अ पेरेंट तो 3 वर्षों में भी आजकल पता चल जाता है मैम कि बच्चा क्या चाहता है और किस तरह से है। और बिल्कुल सही बात बताया मैम ने कि बोर्ड्स चाहे कैसे भी हो, जो भी अपना अपना ऑफर कर रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सटीक अगर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पब्लिकेशंस भी आजकल सेम यूज की जाती हैं, इवन स्टेट बोर्ड में, इवन सेंट्रल बोर्ड में। तो हाँ, डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जानिए, उसके बारे में बात करें। अगर आपको नहीं पता है तो पूछिए एक्सपर्ट से, लेकिन किसी के कहने पे डिसीजंस ना लें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कहने पे लिया हुआ डिसीजन 2 साल के बाद हमें रिग्रेट होता है और हम वापस बच्चे की स्कूल बदलने की कोशिश करते हैं, और फिर 2 साल बाद वापस बच्चे की स्कूल बदलते हैं। वो बच्चे के लिए भी वो कंसिस्टेंसी डेवलप ही नहीं होती है, और शायद बच्चा फिर जो है अपना मन से, दिल से खुश होके उस जगह के साथ वो कस्टम ही नहीं होता है, और फिर आपको कंप्लेन होगी कि वो रो के स्कूल जा रहा है, वो वापस आके कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। तो हाँ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अब अगले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आएंगे कि एज अ पेरेंट स्कूल सिलेक्शन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बताएं। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है, खास करके जब छोटे बच्चे, क्योंकि हम लगभग गुजरात में तो देखें तो एंट्री लेवल पे मानी कि 3 साल पे ही एक स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं। जो हमारी स्कूल होती है वो बच्चा 3 साल में एंटर करता है, लगभग स्कूल अच्छी लग गई बच्चे को और पेरेंट को, तो हम उनको निकालते नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड फिनिश करके वो स्कूल से निकलता है। तो मुझे लगता है पहले तो ये छोटे बच्चे के लिए ध्यान ये रखना चाहिए कि स्कूल बहुत घर से दूर ना हो, क्योंकि बच्चे का टाइम आने जाने में, आज छोटा से छोटा शहर भी ले लीजिए, ट्रैफिक बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गए हैं, तो बच्चा अर्ली मॉर्निंग स्कूल में जाना होता है तो जल्दी उठना पड़ता है। क्यों आपको एक आधा घंटा बच्चे को ज्यादा उठाना है? क्यों इतना टाइम उसका आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें व्यर्थ करना है? तो मुझे लगता है पहले तो जितना नजदीक एक बैलेंस स्कूल आपके आजू बाजू हो तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड, जो
आजकल क्योंकि एनईपी ने इतनी बातें एजुकेशन की, एनईपी की वजह से, एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, उसकी वजह से आरती मुझे लगता है कि हर एक इवन कॉमन ऐसे घरों में ना बातें ऐसी एजुकेशन की शुरू हो गई है, तो वो आई थिंक कि वो बहुत एक अच्छी बात है। तो वो जो बातें करते हैं उनको पता चलता होगा कि एनईपी खास भार देता है कि खास करके 3 से 8 साल के बच्चे के लिए स्कूल में प्लेवे मेथड यूज करें, यानी रमत गमत की मेथड के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए। बच्चा जो छोटा होता है बहुत एक्टिव होता है, एक जगह पे बहुत टाइम बैठ नहीं सकता, तो उसको सिर्फ बेंच पे बोर्ड से कॉपी करके जो सिखाना लिखाना पढ़ाना करते हैं वो नहीं कराना चाहिए। तो ऐसी स्कूल्स चूज करनी चाहिए जहां बच्चे के लिए खेल कूद का प्रबंध हो, जहां बच्चे को खेल की पद्धति के द्वारा सिखाया जाता हो, जहां बच्चे का उसके साथ साथ बच्चे को सामान्य ज्ञान भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ बच्चे को लिखना पढ़ना भी जब उम्र हो जाए, योग्य उम्र पे, वो भी स्किल्स सिखानी चाहिए। तो ऐसे पहले देखिए कि ऐसी स्कूल है क्या, ऐसी स्कूल है जहां बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं है, बहुत फ्रीडम भी नहीं दिया गया है। तो अपने घर की जो वैल्यूज होती हैं, जो आप बिलीव करते हैं कि बच्चे को ऐसे संस्कार होने चाहिए, बच्चे का सिंपल, जैसी हमारी सोसाइटी में देखें तो कि एक दूसरे को मान से बुलाएं, हर एक वातावरण में भी हर एक चीज हो उसको संभल के रखे, तो ऐसी भी जहां ज्ञान दिया जाता है, तो ये सब ध्यान में रख के स्कूल सिलेक्ट करनी चाहिए। और मुझे लगता है जो आपने पहले कहा कि जस्ट बिकॉज मेरे परिवार में से कोई किसी ने एक स्कूल में अपने बच्चे को डाला है, या मेरे फ्रेंड्स ऐसी स्कूल में जाते हैं, उसके बजाय एज अ पेरेंट जाइए, स्कूल के प्रिंसिपल, सुपरवाइजर लोगों से आप बात करिए, जानिए वो स्कूल कैसा है, क्या आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, जैसे आपने अगेन आरती आपने कहा कि क्या बच्चे के इंटरेस्ट से ये एजुकेशन या अभ्यासक्रम जुड़ता है, ये सब ध्यान रख के स्कूल सिलेक्ट करने की जरूरत है। न कि इसलिए मुझे लगता है बोर्ड सेकेंडरी आ जाता है। करेक्ट। पहले नजदीक चाहिए, नजदीकी स्कूल लीजिए, फिर ये सब देखिए कैसा उसमें पढ़ाना लिखाने पद्धति कैसी है, अभ्यासक्रम कैसा है, फिर जाके देखिए बोर्ड की कंपैरिजन करिए। तो और ऑफ कोर्स एक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम। अगेन बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम में भेजें और आपको लगे कि बच्चे को सपोर्ट करे, पर गुजराती मीडियम में भी भेजिए, बहुत अच्छा है, गुजराती ही वातावरण घर में है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं तो ऐसा पसंद करूंगी कि बच्चा गुजराती मीडियम में ही जाए और बाहर से आप बच्चे को अच्छा इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना सिखाएं। राइट। तो कंप्लीटली जो हमारे फैमिली की वैल्यूज हैं और हमारी एथिक्स हैं वो कौन सी सिस्टम के साथ मैच करती हैं, आई थिंक वो हमें सबसे अच्छा आइडिया देगा। और जैसे मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि सुने सुनाई पे ना जाएं, खुद जाइए, खुद जगह को एक्सप्लोर कीजिए, स्कूल की विजिट्स लीजिए। मैम ने कहा जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनका करिकुलम क्या है, सबसे मिलिए, क्योंकि जब आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ों का खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि क्या ये जगह मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं है। और एक होता है ना वो पेरेंट गट फीलिंग, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जाके ही पता चल जाता है, आपको कुछ वाइब्रेशंस आने लगते हैं कि हाँ ये जगह ठीक है मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, क्योंकि आप भी जुड़ेंगे ना, वो जगह से आप भी 15 साल जुड़ेंगे जहां आपका बच्चा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैम ने सारी चीजों का बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिकल टिप्स तो मैम ने दिए ही हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया है उसके पीछे। तो अब जो बॉल है वो हमारे कोर्ट में है और हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का शॉट प्ले करना है, आपको डिसाइड करना है। देखिए अक्सर हम कई बार ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और फिर मैम आपने कहा था इसलिए मैंने यहाँ किया। तो ये वो वाली गेम नहीं है कि किसी के ऊपर थ्रो किया या खो किया और चलो आप पे चला गया, ऐसे नहीं है। हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे के लिए क्या सही है,
क्या गलत है, वो हम ही को डिसाइड करना है। और हम पेरेंट्स के लिए ही वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। राय सबकी लीजिए, पूछिए सबसे, लेकिन डिसाइड खुद कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। जिगीषा मैम, जाते जाते क्या संदेशा देना चाहेंगे? मुझे तो, मैं आई थिंक हर एक बार यही संदेशा देती हूँ कि प्रेशर मत कीजिए आपके बच्चे पर। बच्चा है, हर एक बच्चा एक अलग व्यक्ति है, वो अप्रिशिएट कीजिए। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा करेगा, कोई बच्चा जस्ट पर्सन होके बहुत अच्छा रहेगा। और आज की दुनिया में तो इतने सारे ऑक्यूपेशंस भी अवेलेबल हो गए हैं कि जो भी करेगा, जो अच्छा करेगा तो उसे आगे जाने का मौका मिलेगा। तो बच्चे पे प्रेशर करे बिना, बच्चे को जो पसंद आता है, बच्चे की उम्र के हिसाब से जो योग्य है, वैसे उसकी परवरिश कीजिए। ये मेरा बहुत एक अपने दिल से कहा हुआ संदेश है। और उनका दिल से आया हुआ संदेश हम सबके दिल से आता है, तो हमारा भी यही संदेश है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि हर बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता, हम भी परफेक्ट नहीं है। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा खेलकूद में ज्यादा अच्छा है, पढ़ाई में ओके है, तो उसे एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है। और प्राउडली, जैसे हम अपने बच्चों के ग्रेड्स के बारे में बात करते हैं ना, उतना ही प्राउडली हम बोल सकते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, या स्पोर्ट्स में अच्छा है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल इतने सारे फील्ड्स है, जैसे मैम ने कहा, शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे हाल ही पता चला कि 300 फील्ड्स है मैम। मतलब साइंस और कॉमर्स और इंजीनियरिंग के सिवाय और भी लाइफ है आगे, और आप नहीं सोच सकते, इतनी ब्यूटीफुल फील्ड्स हैं। और आजकल बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें उन पर विश्वास रखना है, उनके इंटरेस्ट को हमें सपोर्ट करना है, और उनके साथ खड़ा रहना है, और ढेर सारा उन्हें प्यार देना है। जिगीषा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू आरती, थैंक यू टू यू एंड VNM। थैंक यू मैम। और आप सभी का, अगर ऐसे ही वीडियोस के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल, इसे प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को खास करके सभी से शेयर कीजिए, क्योंकि हर घर में बच्चा है और ये जो प्रश्न है वो हर पेरेंट के दिमाग में अभी चल रहा होगा। तो प्लीज उन्हें हेल्प करें। कैसे? इस वीडियो को शेयर करके। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।